हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग सामाजिक अध्ययन अति लघुत्तरी प्रश्न कर लिए थे। अब लघुत्तरी प्रश्न हम लोग करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि समय भी कम है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। अच्छे नागरिक के 4 गुण आप अपने से भी लिख सकते हैं अपनी समझ के आधार पर, और आप शब्दों के लिए इसको देख भी लीजिए। कानून का पालन करने वाला होना चाहिए, शिक्षित और सूचित रहना चाहिए। तीसरा आपका है लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। और चौथा है आपका दूसरों के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचना चाहिए, सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है वनों से होने वाले लाभ बताइए। वन से क्या क्या लाभ होते हैं, आप शब्दों के लिए इसको भी देख लीजिए क्योंकि आप इसको अपने समझ के आधार पर भी लिख सकते हैं। वनों से ईंधन एवं जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। वनों से ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। वनों से पशुओं को पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। तीसरा आपका वनों से प्राप्त वस्तुओं से लघु और कुटीर उद्योग का विकास होता है। चौथा आपका वन पर्यावरणीय संतुलन को ठीक करने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य को भी बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कीमतें बढ़ने के साथ साथ दी गई धनराशि की क्रय शक्ति समय के साथ कम हो जाती है। इसको समझिए, कीमत बढ़ने के साथ साथ दी गई धनराशि की क्रय शक्ति समय के साथ कम हो जाती है। मुद्रास्फीति हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए। उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उत्तर आपका है उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। जो भी नियम कानून बने हैं अगर जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है उसमें ढीलापन या उसे हटा देना चाहिए, वही उदारीकरण है। प्रश्न नंबर 5 आपका है अपरदन को परिभाषित कीजिए। अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन, हिम आदि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपरदन कहलाता है। या चट्टानों का विखंडन होने के बाद उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही अपरदन कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 आपका है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। महमूद गजनी को आम तौर पर गजनी के महमूद के नाम से जाना जाता है। गजनी ने 971 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। भारत की संपत्ति को लूटने के लिए उसने सबसे पहला हमला 1001 में किया। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां हमला किया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 आपका साथ दिया हुआ है संविधान की विशेषता बताइए। संविधान लंबा लिखित संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। प्रश्न नंबर 8 आपका दिया हुआ बजट क्या है। बजट वह एक वित्तीय योजना है जो एक निर्धारित अवधि के लिए अपेक्षित आय और व्यय की रूपरेखा तैयार करती है। प्रश्न नंबर 9 है आपका गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल के पतन विभिन्न कारकों के कारण हुआ जिनमें सामंती राज्य, व्यापार में कमी, सिंहासन की कमजोरियां और आक्रमण शामिल थे। प्रश्न नंबर 10 है गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना के उच्चतम दर्शन होते हैं। इसी काल में कला संस्कृति के साथ ही विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा साहित्य में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 11 आपका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना
को स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम है, अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष स्थान है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक रचना के बारे में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, द्रव्यमान आदि पर सहमति नहीं है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में पहचाना जाता है। पहला आपका भूपर पर्टी, दूसरा है मेटल, तीसरा है कोर या क्रोड। भूपर पर्टी क्या है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की बाहरी सतह भूपर पटल या भूपर पर्टी कहलाती है। भूपटल की मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्र में लगभग 35 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यह परत पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का करीब 0.5% हिस्सा रखती है। भूपटल मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना होता है। यह परत आंतरिक परतों की अपेक्षा अधिक ठंडी और कठोर होती है। भूपटल का औसत घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई लगभग 30 से 33 किलोमीटर के मध्य है। मेटल क्या है, यह पृथ्वी की सतह में भूपटल के बीच लगभग 100 से 2900 किमी नीचे तक विस्तृत है। यह पृथ्वी के आयतन का 16% होता है। इसके ऊपर भाग में एक अर्ध तरल परत होती है जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसी परत से मैग्मा धरातल से बाहर निकलता है। मेटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मेटल एवं निचला मेटल। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 70% हिस्सा रखने वाला मेटल क्षेत्र ठोस चट्टानों से बना होता है। मेटल परत मुख्यतः लौह मैग्नीशियम सिलिकेट से बनी होती है। कोर क्या होता है, यह पृथ्वी की संरचना की सबसे भीतरी परत है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक विस्तृत है तथा पृथ्वी के क्षेत्रफल का 83% निर्मित करता है। केंद्रीय भाग अत्यंत भारी पदार्थों से बना है जो उच्चतम सघनता में संगठित है। यह भाग निकिल और लौह धातुओं से बना है। भारी मिश्रित धातुओं एवं सिलिका से बने एक संक्रमण क्षेत्र तथा केंद्र की बाहरी परतों से पृथक किया जाता है। यह 2 भागों में विभाजित है जिसे कोर कहा जाता है। पृथ्वी के समस्त आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही भूपटल है। लगभग 16% मेटल तथा 83% हिस्सा कोर का है। थोड़ा थोड़ा भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है, भारतीय संविधान अत्यंत विस्तृत तथा व्यापक है। भारतीय संविधान विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान संविधान में 445 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। दूसरी हेडिंग आपकी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है और अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करेगा। तीसरी हेडिंग आपके समाजवादी। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि सभी को अपने विकास और उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। चौथा आपका है संघात्मक शासन।
भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ दो सत्ताएं केंद्र और राज्य हैं, इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। पांचवा है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में भी ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद विधायिका के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। छठा आपकी हेडिंग है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, अर्थात भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारतवासी किसी भी धर्म को स्वतः अपना सकते हैं, इसकी छूट है। मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है इसमें। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मुख्यतः 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आठवां दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख। हेडिंग है आपकी संविधान में नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नौवां आपका हेडिंग है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। भारतीय संविधान के भाग 4 क में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इनमें से 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया है। 10वां हेडिंग आपका दिया हुआ है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके विज्ञान में भी और सामाजिक विज्ञान में भी, दोनों में इंपॉर्टेंट है। चंद्र ग्रहण ध्यान से देखिएगा। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। पृथ्वी क्या होती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। जिसके कारण चंद्रमा पर धरती की परछाई दिखाई देती है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण देख लीजिए। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। जिसके कारण सूर्य कम दिखाई देता है और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जोत इकाइयों की अधिकता एवं उनके आकार का कम होना है। भारतीय कृषि में जोत के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल खंडों में विभक्त है तथा सभी खंड दूरी पर स्थित है। भूमि पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जनसंख्या का अधिक भार है। कृषि उत्पादन मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 15 आपका है, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं उनका स्थानीय स्वशासन था, ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। चोल शासकों ने इस अभिलेखों से इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। व्यवस्था आर्थिक सामाजिक अपमान पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए। अशोक का जीवन परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक के प्रयासों से ही बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया
चीन तथा जापान तक पहुंचा। बौद्ध धर्म को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाया। प्रश्न नंबर 17, मेगस्थनीज का भारत का वर्णन कीजिए। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेलुकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसे अपनी पुस्तक इंडिका में विस्तृत वर्णन किया। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। इनकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश भवन लकड़ी के बने हैं। प्रश्न नंबर 18 आपका है, राजपूत कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। राजपूत युग में समाज वर्गों उपवर्गों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के समाज में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। लुहार, सुनार, चर्मकार आदि के कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे। इस युग में नवीन जाति का उदय हुआ जिसे कायस्थ कहा जाता था, जो स्वभावतः लिपिक थे। प्रश्न नंबर 19 देखिए, चालुक्य वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। सौराष्ट्र में चालुक्यों के शासन को आमीरों द्वारा समाप्त कर दिया गया। 10वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 संबंधित अभी तक व्यक्तिगत राजवंशों के रूप में शासन किया। प्रश्न नंबर आपका 20 है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी ने पश्चिम एशिया के छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की। वह तुर्क सरदार था। वह गजनी रियासत का एक उत्तराधिकारी था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत की धन संपदा के विषय में गाथाएं सुन रखी थी। अतः अपने राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए 1000 से 1025 तक भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का इरादा भारत पर आक्रमण कर धन दौलत लूट कर ले जाना था। उसने उसके पंजाब, मुल्तान, भटिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ मुख्यतः आक्रमण के केंद्र थे। महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ का मंदिर हुआ। वहां से उसने बहुत सा धन, सोना, चांदी लूटा और उसने अपने गजनी राजधानी राज्य ले गया। महमूद गजनवी की विनाश लीला के संबंध में मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने, जो कि महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था, लिखा है कि महमूद ने भारत की समृद्धि को बर्बाद में बदल डाला था। उसके आक्रमण से देश को सांस्कृतिक तथा आर्थिक हानि हुई। समकालीन हिंदू राजाओं ने महमूद गजनवी का सामना किया, किंतु राजनीतिक एकता के अभाव में वे असफल रहे। लगभग 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। भारत के लिए वह एक अतयाती लुटेरा था। प्रश्न नंबर मोहम्मद गोरी का आक्रमण। महमूद गजनवी के शासन के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत और गौर का तुर्क शासक मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया था। मोहम्मद गोरी ने भारत में सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया था। सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गोरी ने मुल्तान शहर के आक्रमण के पश्चात गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। गुजरात
की हार से निराश होकर गोरी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पंजाब पर कब्जा करने की योजना बनाई। 1190 ईस्वी में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया और भटिंडा को अपनी राजधानी बनाया। इस समय भारत में हिंदू राज्यों में अजमेर तथा दिल्ली का चौहान राज्य, गुजरात में सोलंकी राज्य, कन्नौज में गढ़वाल राज्य, बंगाल बिहार में सेन राज्य तथा बुंदेलखंड में चंदेल राज्य शासन में थे। दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल तथा होयसल प्रमुख राज्य थे। 20 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। आगे हम लोग 21 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखिए।